आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिस तरह कि आपको पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एफएससी में भी, मैट्रिक में भी, ओ लेवल में भी D3 बुक का फर्स्ट चैप्टर ही जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है। ठीक है, और उनको सॉल्व करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास हम इक्वेशंस क्या हैं और लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेथड्स जानेंगे कि किन किन मेथड्स के थ्रू हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और फिर किन मेथड्स के थ्रू हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या है? In mathematics, an equation is a statement that asserts the equality of two expressions. ठीक है, इक्वेशंस ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो दो एक्सप्रेशंस के दरमियान इक्वल का साइन देती है। ठीक है, आप ये लास्ट पे ये देख भी सकते हैं कि एक इक्वेशन एक तरफ है, दूसरी तरफ एक तरफ है, तो उन दोनों इक्वेशंस के दरमियान जो इक्वलिटी का साइन जो हमें देता है वो इक्वेशंस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और बात बता दूं, वर्ड इक्वेशंस जो है और इट्स कॉग्नेट्स इन अदर लैंग्वेजेस में सप्लाई डिफरेंट मीनिंग्स लाइक दैट। फ्रेंच में इक्वेशंस को इस तरह डिफाइन किया जाता है एज कंटेनिंग वन और मोर वेरिएबल, और while in इंग्लिश में एनी इक्वालिटी इज एन इक्वेशन। तो ये इक्वेशंस की डेफिनेशन है। अब एक और बात आपको बताता चलूँ, इक्वेशंस को रिटन एज टू एक्सप्रेशंस के तौर पर लिखा जाता है जो कि एक दूसरे के साथ इक्वल्स के थ्रू वो कनेक्ट होते हैं। ठीक है, द एक्सप्रेशंस ऑन द टू साइड्स ऑफ द इक्वल साइंस आर कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो जो कॉमन टाइप ऑफ इक्वेशंस चल रही है वो है अलजेब्राइक इक्वेशंस। ठीक है, और जिसमें इन विच द टू साइड्स आर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो हम ये थी इक्वेशंस, इससे आगे चलते हैं। और एक और बात आपको बताता चलूँ, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई थी इजिप्ट ने, जिसको बेबीलोनियन भी कहा जाता है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक वो बाद में गए हैं। उससे पहले इक्वेशन ऑफ स्लोप जो है वो दरियाफ्त की गई थी, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो उसके बाद ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आए हैं। ठीक है, ये आपके पास वो लीनियर इक्वेशन है जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इसको हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वेशंस क्या है? अलजब्रा में दो मेन फैमिलीज चल रही हैं इक्वेशंस की, एक है पॉलिनोमियल इक्वेशंस और एक है जिनमें से एक स्पेशल केस आ जाता है लीनियर इक्वेशंस का आ जाता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस में जस्ट वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और जो इसमें ए और बी और उसके पैरामीटर्स होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। ठीक है, ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और बी जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस है जिसमें सिर्फ वन वेरिएबल इन्वॉल्व होता है। टू वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेकिन उनकी पावर जो है वो वन होगी। ठीक है, जिस तरह के आप इस ग्राफ में देख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव। अब y भी एक ही वेरिएबल है और x भी एक वेरिएबल है, लेकिन दोनों की जो पावर है वो वन है। इसको यूं आप आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, डिग्री क्या होता है कि मोस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लैटिन में क्वाड्रेटिस जो है वो स्केयर से वर्ड लिया जाता है। स्केयर मीन यहाँ पे टू लिया जाएगा क्योंकि मैक्सिमम जो डिग्री है किसी वेरिएबल्स की वो यहाँ पे जो पावर है वो टू है। ठीक है, जबकि इसमें जो x है वो अननोन्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम इनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं उसमें भी हम x की वैल्यूज ही फाइंड करते हैं जो हमारे पास अननोन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है,
दोस्तों ए बी और सी जो इसमें कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, ए बी और सी, ठीक है, वो तीनों नॉन नंबर्स होंगे, और जबकि ए जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, फिर ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एक्स स्क्वायर की टर्म की कोई होगी नहीं हमारे पास, तो इसलिए इसमें ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जबकि ए बी और सी ये कोफिशिएंट्स हैं, और इसको आप क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं, लीनियर कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, या फ्री टर्म्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट है मेथड्स टू सॉल्व एन इक्वेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों इक्वेशंस दो तरह की होती हैं, आइडेंटिटीज एंड कंडीशनल्स। आइडेंटिटीज ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है, आइडेंटिटीज इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। जबकि कंडीशनल इक्वेशंस जो होती हैं वो जस्ट मखसूस वैल्यूज जो होती हैं वेरिएबल्स की, उसके लिए ही ट्रू साबित होती हैं। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, आइडेंटिटी और कंडीशनल। किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 12 पॉइंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, सिंपल्स में आप आ जाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन्स, ये ऑपरेशंस आपको जानने ज़रूरी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस में आ जाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। फ्रैक्शंस में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये कैसे होते हैं। फिर उससे नेक्स्ट आ जाएं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी पता होना चाहिए। फिर डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स, ये भी आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शंस की भी, सिंपल की प्रॉपर्टीज भी और फ्रैक्शंस की प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो एडिशन और 10 पॉइंट्स हमारे वो हो गए हैं, और 2 पॉइंट्स मजीद हैं जो कि शिफ्टिंग ऑफ वेरिएबल्स के हैं, कि अगर आप एक तरफा अगर वेरिएबल्स डिवाइड हो रहे हैं तो उसको एज ए मल्टीप्लाई करके आप दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर सकते हैं, और अगर आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको डिवाइड करके आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास 2 पॉइंट्स ये भी हैं, तो 12 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसमें एक चीज़ स्टूडेंट्स में को कन्फ्यूजन ये होती है कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसका भी मैंने एक व्यू जो है वो आपके सामने दिया है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है फ्रैक्शंस की, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 2 और 4 जो है, अब हमने नीचे डिनोमिनेटर जो है वो सेम करना है, तो इसलिए 2 के साथ हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे और उसके नोमिनेटर के साथ भी 2 करेंगे। अब दूसरी तरफ 4 जो है वो ऑलरेडी 4 है, अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता लाइक दैट 6 होता है तो फिर 2 के साथ हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन इसी तरह करके यहाँ पे दूसरी तरफ कोई और वो पूरा नंबर है तो उसको 1 के साथ ही मैंने कंसीडर किया है कि मल्टीप्लाई किया, अदरवाइज दो डिफरेंट टर्म्स होंगी। जिस तरह 3 होता वहाँ पे 2 होता, तो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हो, 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते, इस तरह करके आप कर सकते थे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ली है, इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। 2/3x माइनस 2 इज इक्वल 4। तो सबसे पहले जो 3 है वो आप देख सकते हैं मैक्सिमम, जो आप एलसीएम कंसीडर कर सकते हैं, एलसीएम जो है आपके पास वो 3 है, तो 3 के साथ बोथ साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बचेगी 2x माइनस 6 इज इक्वल 12। तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, -6 को आप शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल 18। अब यहाँ पे मैंने जो आपको एक पीछे स्टेप बताया था कि अगर आप मल्टीप्लाई में है तो आप डिवाइड कर सकते हैं बोथ साइड्स पे, तो ये वो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है, ठीक है। x इज इक्वल 9, ये एक क्वेश्चन का आंसर है। अब दूसरी तरफ देखें, ये क्वेश्चन है तो उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये देखें कि इसमें तीनों ही फ्रैक्शन यूज हो रहे हैं, उसमें एक फ्रैक्शन यूज हुआ था, ठीक है। अब इसमें आप ये देखते हैं कि आपके पास जो x की टर्म है वो ये है,
और साथ में जो -3/10 है, आप पहले उसको शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ। जब आपने शिफ्ट किया उस नंबर को, ठीक है, और उसके बाद 9/10 प्लस 3/10 ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है। जब आपने इनको सॉल्व किया तो 12/10 आ गया। तो 2/5x, यहाँ पे हमें x वेरिएबल चाहिए, अननोन चाहिए। तो 2/5 को 5/2 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करके यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास x इज इक्वल टू 60/20, तो 60 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 3 आएगा। तो ये दो सिंपल एग्जांपल्स थी उस समझने के लिए कि इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास x वैल्यूज होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, वो हमारे पास अननोन्स होती हैं और वही उनकी वैल्यूज फाइंड करना ही हमारे पास सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्टली दो तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। नंबर 1 कि ये भी हो सकता है उनमें कोई रियल सॉल्यूशन ना हो। अगर कोई रियल सॉल्यूशन नहीं होता तो उसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मौजूद होते हैं। और अगर इफ देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन व्हिच सेज दैट इट इज अ डबल रूट, यानी अगर उसका जस्ट एक सॉल्यूशन आप देखना चाहें तो उसका सॉल्यूशन तो एक होगा, लेकिन उसमें जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है वो जीरो होगी, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी, आप उसको डिटर्मिनेंट भी कह सकते हैं। जब डिटर्मिनेंट उसका जीरो हो गया तो फिर आपके पास जस्ट एक सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फैक्टर्ड इनटू ए इक्विवेलेंट इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप उसका जो एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड या मिड टर्म ब्रेक भी आप उसको कहा जाता है, कि वो भी उस यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके पास तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है। अब फर्स्ट जो मेथड है इसका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, तो उसको उस मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जिस तरह फर्स्ट आप ये चेक करें कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसमें कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन फैक्टर है तो उसको कॉमन ले लें, ठीक है। आफ्टर दैट आपने जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो जो आंसर आएगा उसके आपने पेयर्स बनाने हैं, जिस तरह के ये आप देख रहे हैं कि मैंने पेयर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आपके पास जो मिड टर्म है एक्स की जो टर्म है वो है 11x। तो बेसिकली आपने 11x को ब्रेक करना है, ठीक है। कैसे ब्रेक करना है, आपके पास ये जो पेयर्स हैं इनमें से आपने एक पेयर चूज करना है 11x को ब्रेक करने के लिए। उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके पास एक पेयर में टू नंबर्स होते हैं, तो इन हर पेयर को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि 11 नंबर कहाँ पे बन रहे हैं। तो अब ये देखें कि थर्ड जो हमारा पेयर है 3 और 8, अगर इनको ऐड किया जाए तो 11x बन रहा है। तो फिर 11 को 8 प्लस 3 और 11x को 8x प्लस 3x में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये मैंने ऐड किया है, आप सब्ट्रैक्ट भी करके इसको चेक कर सकते हैं अगर यहाँ पे 11x की जगह पे कोई और नंबर हो तो ये जब हमने इसको कन्वर्ट किया उसके बाद आपने ग्रुप बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा फर्स्ट टू टर्म्स का और सेकंड ग्रुप हो जाएगा सेकंड टू टर्म्स का, ठीक है। अब उनमें से भी आपने ये देखना है कि इनमें कोई कॉमन कॉमन फैक्टर इनमें तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपने इनमें से लेना है। जिस तरह 2x स्क्वायर प्लस 8x में से जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 2x है, ठीक है। तो उसको आप कॉमन ले लेंगे। और इसी तरह सेकंड में से 3x प्लस 12 में से कॉमन फैक्टर 3 है, तो फिर आप यहाँ से x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो आफ्टर दैट आपके पास जो टर्म बचेगी वो 2x प्लस 3। तो ये आपने फैक्टराइजेशन कर ली है, फैक्टर बना लिए हैं, ठीक है। ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि समटाइम्स हम क्या करते हैं कि अगर विदाउट पेयर्स हम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमसे अक्सर औकात रॉन्ग हो जाती है फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स को फैक्टराइजेशन समझ ही नहीं आती कि समटाइम्स कि हमने करना क्या है। तो ये मैंने वो कुछ एग्जांपल्स वो भी यहाँ पे लिखी हैं ताकि आप समझ सकें कि ऐसे क्वेश्चन नहीं करने फैक्टराइजेशन के।
ये मैंने एक और एग्जांपल ली है, 2x² + 7x + 3। तो इसमें से आप ये देखें 2 × 3 आपके पास 6 है, तो 6 के फैक्टर बनाया तो सिर्फ 2 फैक्टर बने आपके पास। तो ये जो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा था, तो आप ये देखें कि 1 और 6 इसको मैं तीन तरह से ले सकता हूँ, 1 + 6 7 और 1 - 6 6 - 1। इस तरह 2 + 3 2 - 3 3 - 2। एक और टर्म यहाँ पे आ जाती है जो कि -1 - 6, उससे आपके पास -7 नंबर बनेगा, और यहाँ पे -2 -3 -5 बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, +7x चाहिए, +7 चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास ये पेड़ जो है वो सूटेबल है। उसकी जगह मैंने उसको मिड-टर्म ब्रेक किया और उसके बाद उसके फैक्टर बना दिए। तो ये एक और एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो इस मेथड के थ्रू हम सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लाइक दैट 2x² + 7x + 3, तो इसमें जो 2 कोफिशिएंट है x² का, आप उसको डिवाइड करें तमाम टर्म्स पे। उसके बाद मूव द नंबर्स टर्म c/a। c/a से मुराद है कि जो आपके पास ये c3 वाली टर्म्स है, आपने 2 को डिवाइड किया तो ये 3/2 बन गई, ठीक है। उसको आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दें इक्वेशन की, क्योंकि इज इक्वल 0 भी होगा यहाँ पे, ठीक है, लाइक दैट दिस वन। तो आप दूसरी तरफ आप उसको शिफ्ट कर दें। उसके बाद थर्ड स्टेप है कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट साइड। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इस मेथड में है कि आपने स्क्वायर कैसे कंप्लीट करना है। दोस्तों जब आप शिफ्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ 2 टर्म्स बच जाएंगी, x² + 4। तो इसका आपने स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले x देखें, आपके पास दो फार्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो अगर x वाली टर्म के साथ प्लस का साइन है तो आपके पास a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। अगर 4x के साथ x वाली टर्म के साथ माइनस का साइन है तो आपके पास a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब आपके पास ये बच गया। और थर्ड स्टेप में मैं जा रहा हूँ कि x तो स्क्वायर है, ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला a स्क्वायर लाइक एस। तो 4x जो है ये 2ab को कंसीडर करता है, तो इसको हमने ब्रेक करना है मल्टीप्लाई एज ए मल्टीप्लिकेशन के तौर पे। 2ab, तो 2 फार्मूले का, और a जो है वो a स्क्वायर ऑलरेडी x है हमारे पास। तो b यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स को चूज़ करने में कन्फ्यूजन होती है कि b क्या चूज़ किया जाए। तो बेसिकली b जो है वो आप ये देखें कि ये b मैंने लिया है x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन जो फार्मूले का b है वो बनाने के लिए हम इस b को 2 पे डिवाइड करेंगे। जब 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2। तो उस 2 को आप यहाँ पे b कंसिडर करेंगे। तो जो b स्क्वायर है वो 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये देख सकते हैं कि ये बोथ साइड्स हमने इसको ऐड कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड पे आपके पास एक स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, x + 2 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे -1 + 4 = 3। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि बोथ साइड्स पे आपने स्क्वायर रूट लेना है और उसके बाद आपने उनका आंसर जो है आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो प्लस और माइनस में उसके बाद आपने जो अननोन है x उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को आप माइनस कर दें दूसरी तरफ। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है अगर इसको देखा जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला जिस तरह के एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दिखाई गई है, लेकिन अब ये देखें कि जब आपकी इक्वेशन ना तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो रही हो और ना ही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व हो रही है, तो उसके बाद आपके पास जो वन एंड ओनली जो मेथड बचता है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्योंकि तमाम मेथड्स जो हैं वो सारे के सारे वो तमाम किसी भी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब इसमें जो ए बी और सी ये शो जो किए गए ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो ये आपकी ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसके अंदर हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स की।
जिस तरह की एक इक्वेशन मैंने ली है, तो जब इसको मैंने एज ए फैक्टराइजेशन से इसका मेथड मैंने निकाला तो -4 और 1 है। अब इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना चाहूँगा, तो आपके पास जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है वो 1 है और एक्स का कोफिशिएंट वो 3 है और कांस्टेंट आपके पास -4 है। जब इसको फार्मूला में ये वैल्यूज पुट की हैं आपके पास, स्टेप बाय स्टेप जब इसको सोल्व किया, तो इसका आंसर भी सेम एज इट इज़ वही आया जो कि हमारा फैक्टराइजेशन से आ रहा था। तो इसके लिए ये एक जनरल मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। थैंक्स, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।